नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो इस कार्यक्रम में हर रोज हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों के हेडलाइंस बनती है, लेकिन उन सुर्खियां बनने के पीछे उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अखबारों में हेडलाइंस की जगह उन्हें क्यों मिली। तो आज भी सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से रितु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से हमारे साथ सुनील दत्त तिवारी जी मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं चैतन्य जी आपसे कि टीकाकरण महाअभियान को लेकर अब हमने वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, आप कैसे देखते हैं? हेलो चैतन्य जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बताइए। चैतन्य जी, टीकाकरण महाअभियान की बात कर रहे हैं, अब हमने वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, देखिए बात तो बहुत सही है कि महाअभियान जो चलाया गया था मध्य प्रदेश में टीकाकरण को लेकर, उसमें हमको भारी सफलता मिली है और उसमें शासकीय जो सरकार की स्टाफ है उसके साथ साथ सरकार का भी बहुत जबरदस्त रूप से सहयोग रहा है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जनता ने इस महाअभियान को सफल बनाया, उसके लिए जनता भी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है, क्योंकि अगर आपके पास सारी चीजें हैं, वैक्सीनेशन भी है, इंजेक्शन भी है, स्टाफ भी है, लेकिन अगर जनता नहीं आएगी तो फिर किसको आप टीका लगाओगे। इसलिए इस मामले में सरकार के साथ साथ जनता को भी बहुत ज्यादा बधाई देना जरूरी हो जाता है। और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जागरूकता के कारण लोगों में अब ये बात दिमाग में बैठ गई है कि हमें टीका लगवाना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम टीका नहीं लगवाएंगे तो हमें इससे नुकसान हो सकता है। तो एक ये जागरूकता का अभियान भी चलाया था सरकार ने और लोगों ने भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया। सामाजिक संगठनों ने, प्रेस ने, मीडिया ने और चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने। तो उसका प्रतिफल ये हुआ कि मध्य प्रदेश की लगभग 27% लोगों को टीका लग चुका है और ये अभियान और लगातार जारी रहेगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। मुझे लगता है कि ये जो टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्द हम पूरे देश में की आबादी को टीका लगा सकेंगे। विशेषकर मध्य प्रदेश की कम से कम 30% आबादी को टीका लग चुका है, लगभग आसपास। और अगर यही स्पीड बनी रही तो मुझे लगता है, लेकिन अब उसमें सबसे बड़ी समस्या वैक्सीन की है कि अगर वैक्सीन अवेलेबल होती रहेगी तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं आ पाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कहना है कि हमारे पास पूरी वैक्सीन है और भी जो दूसरी वैक्सीन है वो भी आने वाली है, जैसे स्पुतनिक है और दूसरी भी और वैक्सीन है। कुछ वैक्सीन हमारे देश में भी और बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो महाअभियान है ये अपनी पूरी सफलता को पा लेगा। और उसके साथ साथ जो एक डेल्टा वायरस की बात आ रही है उससे भी हमको कहीं ना कहीं सावधान रहना है। और जैसे तीसरे वेरिएंट की बात आ रही, तीसरी लहर की बात आ रही, तो उसमें भी लोगों को ये बात जरूर है कि टीकाकरण से संक्रमण की स्थिति बहुत कम हो गई है। वैसे देखिए कल जबलपुर में एक भी संक्रमण का केस नहीं आया, जबकि करीब 4000 टेस्ट वगैरह किए गए थे। तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अब जनता को भी ये बात समझ में आ गई कि हमारी वैक्सीनेशन ही हमारे लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतजाम है। इसलिए इस बात का फायदा सरकार भी उठा रही है और लोगों को भी जागरूकता के माध्यम से अपने आप को बचाने की कोशिश जारी। बिल्कुल, एकमात्र उपाय ही वैक्सीनेशन है कोरोना महामारी से बचने का। सुनील जी, जिस तरह से हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे, जो वैक्सीनेशन की रफ्तार थी वो इतनी धीमी थी, उससे निकलकर ये सामने आया था कि साल भर तक प्रदेश को हम वैक्सीनेशन पूरी तरह नहीं कर सकते। लेकिन अभी रफ्तार इतनी तेज हो गई है, लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन कई केंद्र ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर टीके कम पड़ गए हैं। जी, निश्चित तौर पर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और खासतौर पर केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में इनिशिएट किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनातनी चल रही थी तो वो एक आए और उन्होंने कहा कि 18+ के बाद जो टीके होंगे वो सरकार मुफ्त लगवाएगी, पूरे राज्य सरकारों को भी देगी। तो उसके बाद से आपने देखा किस तरीके से इस पूरे वैक्सीनेशन महाअभियान को सरकार ने एक बहुत बड़े अपने उसके तौर पर लिया कि इस अभियान को हर हाल में सफल बनाना है। वजह यही थी, एक दिन में 17 लाख के आसपास टीके। और
वैक्सीन नहीं संजीवनी है, एक जो नारा दिया था, बिल्कुल। तो लोगों ने भी इसका प्रतिसाद दिया सरकारों को, और खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार को। और मतलब मुझे तो इंदौर की जनता को दिल से सलाम करने की इच्छा हो रही है कि जिस प्रकार से इंदौर की जनता हर चीज़ में आगे रहती है, उस स्वच्छता अभियान में भी उन्होंने अपनी दिखाई कि किस प्रकार से वो इस अभियान को सफल बनाते हैं हर 5 सालों से, वैसे वैक्सीनेशन को भी लेकर किया। मगर जो चैतन्य भट्ट साहब ने कहा उस बात को भी आगे मैं बढ़ाऊंगा कि जिस प्रकार से तीसरी लहर की और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एक बड़ी चिंता है, और कल ही जो केंद्रीय सचिव हैं स्वास्थ्य, उन्होंने पूरे राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी और ये भी कहा है कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बहुत ज़्यादा आपको सावधानियां बरतनी है। और जिस प्रकार से मॉब इकट्ठा हो रहा है, पूरे बाजारों में भीड़ हो रही है, उससे तीसरी लहर की जो संभावना है उसको विकसित भी कर रही है और उसको बल भी दे रही है। लेकिन बचना है और उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, ये लोगों के दिमाग में बात घर कर गई है। और वजह यही थी कि जब 21 तारीख को इसको महाअभियान में बनाया तो एक दिन में 17 लाख, मतलब लगभग बहुत बड़ी संख्या होती है 17 लाख, जबकि मध्य प्रदेश के पास वैक्सीन की कमी थी। लेकिन कई टीकाकरण केंद्रों में आपने ठीक भी कहा, पहले असेसमेंट ये लगाया गया था कि शायद उतने संख्या में लोग निकल कर नहीं आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने उसका प्रतिसाद दिया तो निश्चित तौर पर जहां 200 वैक्सीनेशन जिन केंद्रों में लगने थे वहां पर 300 के आसपास लोग आ गए, तो कमी भी आई कुछ। बिल्कुल, इंदौर की जिस तरह से बात की आपने, इंदौर में भी जान रहे थे रितु मिश्रा जी से, इंदौर की क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि पहले दिन तो हमने देखा था कि बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया था। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। रितु जी से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट की यहाँ पर बात कर रहे थे चैतन्य जी, जिस तरह से तीसरी लहर के पहले ये ब्लैक फंगस और डेल्टा प्लस को लेकर जो महामारी चल रही है, वहीं प्रदेश में पहली बार डेल्टा प्लस से 2 लोगों की मौत हुई है, छोटी बच्ची भी उसकी चपेट में आई है और इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे ये फैल रहा है। इस पर तथ्य अभी तक कुछ सामने नहीं आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि वैज्ञानिक को डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत में भी हो रहा है, कुछ और देशों में भी हो रहा है। जबलपुर में भी इसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ लोग के जो सैंपल लिए गए हैं उसमें हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ही मिल सकता हो। लेकिन ये तो जो है कि एक भोपाल की 22 वर्षीय महिला और एक 2 साल की बच्ची के सैंपल में भी नया वेरिएंट आया, तो ये एक बात खतरनाक स्थिति है। और इसके लिए जो वैक्सीन है या जो अभी जो लगाई जा रही है उसका उतना प्रतिशत नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए रिसर्च वगैरह जारी है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ जो ब्लैक फंगस और ये ग्रीन फंगस और येलो फंगस में जिस तरह की जो बीमारियां हुई हैं उससे भी लोग भावी परेशान हैं। दरअसल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है या जो दिया जाता है उसके कारण भी शुगर बढ़ जाती है, और उसके कारण भी शुगर बढ़ने से भी ब्लैक फंगस हो जाता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। दूसरी बात यह है कि जो दिया जाता है इंजेक्शन और वो लगातार दिए जाते हैं, और ब्लैक फंगस में भी आप देखिए कि करीब 40 से 50 इंजेक्शन लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी साइड इफेक्ट तो होता ही है शरीर पर। अब उसके कारण कौन दूसरी बीमारी हो जाती है ये अब शोध का विषय है और इस बारे में रिसर्च भी किया जा रहा है। नए नए जो वेरिएंट आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है वायरस का, उससे भी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लोग भारी परेशान है और उसके लिए तरह तरह की खोजबीन भी जारी है। लेकिन अब इससे कैसे बचा जाए ये सोचना जरूरी है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन अब डेल्टा वायरस किस कारण से आ रहा है ये भी अभी पूरा तरह से तय नहीं हो पाया है कि ये भी उसी तरह का म्यूटेशन है, उसी तरह का बदलाव है क्या वायरस का, तो वो भी देखना जरूरी है। और मध्य प्रदेश में अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है, और सरकार इसके प्रति काफी संवेदनशील है। उस बारे में जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक बाकायदा खोजबीन कर रहे हैं। और इसी तरह से फंगस का भी इलाज हमारे जोधपुर में काफी तेजी से चल रहा है। बहुत से लोग दवाइयों से ठीक हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती तो उनको करीब 40 से 50 इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं। तो ये स्थितियां निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खतरनाक हैं, और इसके बचाव के लिए सरकार की तरफ से जो भी प्रयास हो रहे हैं वो तो अपनी तरफ से है पूरी तरह से, लेकिन उसके साथ साथ इनका जनक है वो क्या है उसके बारे में भी खोज करना जरूरी होगा, क्योंकि जब हम उसकी जड़ पे जाएंगे तभी हम उसको रोक पाएंगे।
बिल्कुल, एक महामारी से हम निकले नहीं और दो का खतरा अभी बना हुआ है, चिंताजनक स्थिति है। रितु मिश्रा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं, उनसे वैक्सीनेशन को लेकर जान रहे थे, इंदौर की स्थिति क्या है? जी प्रेषिता जी, इंदौर में वैक्सीनेशन के लिए तो हम लोग मतलब बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि जो ये हेडलाइन बनी हुई है ये काफी हद तक सही भी है कि प्रशासन और जो सारी समाज सेवी संगठन और जितने भी सरकार ने जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए हैं उसमें भी मतलब काफी सारी उसे मदद मिली है। और इंदौर में वैक्सीनेशन की स्थिति काफी अच्छी है। अच्छा आंकड़ा हमको देखने को मिल रहा है कि काफी सारे हद तक लोग मतलब जागरूक होकर और वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी जो समस्याएं बीच में उठी थी वैक्सीन को लेके वो भी काफी हद तक प्रशासन की जो मुस्तैदी है उसके कारण वो काफी सॉल्व भी हुई है वो सारे मसले। बिल्कुल, डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे थे सुनील जी। अब ये जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन आप वैक्सीनेशन तो तेजी से कर रहे हैं क्योंकि ये कोरोना महामारी का एकमात्र उपाय है, लेकिन बाकी जो हम वेरिएंट्स देख रहे हैं उसके लिए आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है? निश्चित तौर पर अभी 2 दिन पहले ही WHO ने एक पेरू में लेमडा, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट से अलग इतर एक वायरस है लेमडा, उसके बारे में भी पता किया। और उस वायरस के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो कॉपी करता है अपने आप को, मतलब म्यूटेट हो जाता है। तो ऐसे बहुत से वायरस हैं जिसके बारे में कंसर्न जरूरी है, जिसके बारे में चिंता भी जरूरी है। और जिस प्रकार से कोरोना के जो वायरस हैं अपने म्यूटेंट करके बदल रहे हैं, स्वरूप को बदल रहे हैं, उस पर कौन सा वैक्सीन कितना कारगर है, कितना प्रभावी है। जैसा कहा जा रहा है कि हमारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर बहुत सारे रिसर्च हुए, स्पुतनिक को भी लेकर रिसर्च हुआ कि स्पुतनिक का एक ही डोज पर्याप्त है, लेकिन वो किस वेरिएंट पर कारगर है ये भी पता करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से सरकार या सरकारें इस पूरे मामलों को लेकर शुरू में, अब तो खैर बहुत ज़्यादा जागरूकता, जन जागरूकता भी है, शुरू में जिस प्रकार से सरकारों ने इस पर अपनी जो दिखाई लापरवाही, उसका ही परिणाम था। लगभग 4 लाख के आसपास की मौतें हुई, जो दुखद मौतें हुई। मगर अब समय है, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों ने बहुत कुछ किया भी है और उससे पार भी पाया। हम लड़ने का जज्बा होता है तो उस लड़ने के जज्बे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के वेरिएंट बदल कर आ रहे हैं उसकी चिंता सबको करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर एक नागरिक के तौर पर मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि यदि आवश्यक ना हो तो अभी अनावश्यक भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं और जिस प्रकार से इसके नए नए वायरस आ रहे हैं वो ज़्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल, सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता है। अभी भी भले ही वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। बढ़ते अगली खबरों की ओर, जहां सिंधिया ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। कल सीएम और नरोत्तम मिश्रा से 1-1 घंटे तक उनकी चर्चा हुई। चैतन्य जी, आज कार्य समिति की भी बैठक होने वाली है, ये बड़ी बैठक है, उसमें भी सिंधिया शामिल होने वाले। तो कई तरह के सियासी महकमे में हलचल मची हुई, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, सिंधिया जी का जो दौरा हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में है तो काफी अच्छा का विषय, क्योंकि सिंधिया जी के अभी बहुत से लोग एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। और अभी आप देखिए कि मंत्रिमंडल में भी कुछ जगह खाली है, इसके अलावा निगम मंडल हैं, इनमें भी काफी जगह खाली है। तो सिंधिया जी को ये लग रहा है कि वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं इस मामले में इसमें एडजस्ट करवाते हैं। कुछ लोग तो उनके मंत्री बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो चुनाव हार गए थे उनको तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक उनकी अपनी बात है तो उनका कहना है कि मैं तो मध्य प्रदेश में लगातार दौरा करता रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि जब प्रदेश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी तभी सिंधिया जी कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है कि जिस तरह से सिंधिया के लोगों को या सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा महत्व दिया गया, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं या दूसरे नेता हैं उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि बाहर से आए हुए लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और हम लोग जो बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं हम लोगों को कम तवज्जो दी जा रही है। लेकिन सिंधिया जी सारे लोगों से मिलकर अपनी एक बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसमें समाहित होना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। जो कुछ भी होता है संगठन ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सारे लोगों से, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हो, मुख्यमंत्री हो
वी.डी. शर्मा हो, इन सबसे मिलजुल के अपने आप को पार्टी के भीतर और भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी इतना समय हो गया, उसके बाद भी लोग, सिंधिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम बाइफर्केशन करके रखते हैं। ये बात बीजेपी भी कहती है कि नहीं, अब तो सिंधिया जी हमारे हो गए, लेकिन उसके बाद भी जब भी बात चलती है तो सिंधिया को उसके बारे में कहा जाता है या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति, बाहर से आए हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने में थोड़ा समय लगता है, और चूंकि वो एक बड़े नेता हैं और इनका एक अपना ग्रुप है, इसलिए इस तरह की बातें होती। लेकिन माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घर जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, उससे लगता है कि वो धीरे धीरे अपने आप को पार्टी में समाहित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे सफल भी हो रहे हैं। ये बात जरूर है कि गुटबाजी का कहीं ना कहीं एक ठप्पा तो लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस उन पे हमले कर रही है, तो उसका भी वो पूरी तरह से जवाब दे रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने पिछले दिनों पुणे के दौरे पे ये कहा था कि भाई पत्रकार लोग सिर्फ इस बात को क्यों मानते हैं कि हम अपने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, मेरा काम सेवा भाव का है, मैं उसकी, मेरा जो डीएन है वो सेवा भाव का है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि क्योंकि जो लोग उनके साथ छोड़ के आए थे कांग्रेस, उनको भी लगता है कि हमको सत्ता में कहीं ना कहीं कोई भागीदारी मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि कुछ लोग चुनाव हारे, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से प्रत्यार दे। बिल्कुल सुनील जी, ये चर्चाएं हमने देखी और होती आ रही कि सिंधिया समर्थकों को अपने एडजस्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। हमने मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखा, कार्य समिति की सूची जब लागू हुई उसमें भी देखा, और अब कार्य समिति की बड़ी बैठक है तो फिर कई कयास लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर 3 साल के बाद ये भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक हो रही। इसके पहले खबर ये थी कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में ही इस बैठक से जुड़ेंगे, लेकिन अब खबर ये है कि वो दिल्ली से वर्चुअल तौर पर इस पर जुड़ेंगे। निश्चित तौर पर आपने पूछा एडजस्टमेंट की बात, और चेतन भट्ट साहब की बात को भी आगे बढ़ाऊंगा मैं कि सिंधिया क्यों न मांगे। आखिर ये पूरी सरकार जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बनी है, वरना तो कहीं भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन में थी, सरकार में थी ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि भारतीय जनता पार्टी में आते नहीं अपने समर्थकों के साथ, तो शायद सरकार भी नहीं बनती। इसलिए वो जितना मांगे उतना कम है, और ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी समझ चुका है कि सिंधिया और उनके समर्थकों को यदि एडजस्ट नहीं किया गया तो दिक्कतें तो हैं, और लगातार अपने वजूद की तलाश ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। वजह यही है कि वो कभी नागपुर के संघ मुख्यालय जाते हैं और दिल्ली में लगातार मुलाकातें करते रहते हैं। और दूसरी बात ये रही कि जिस प्रकार का वर्किंग स्टाइल है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, बहुत से लोग लंबे समय से देख भी रहे हैं उनको, तो वो एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति से इतर अपने ईगो के लिए जाने जाते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। और उस स्वाभिमान के लिए, जैसे कि 3-4 उनके जो तत्कालीन मंत्री थे वो चुनाव हार गए, उसमें से इमरती बाई का भी एक नाम प्रमुख है। तो ऐसे लोगों को भी एडजस्ट कराना उनका राजनीतिक धर्म भी, और उस धर्म का पालन भी कर रहे हैं वो। और इसी वजह से चाहे वो येन केन प्रकरण, साम दाम दंड भेद, राजनीति के सारे सूत्र वाक्य लगाकर अपने लोग को एडजस्ट यदि वो कराते हैं तो इसमें कतई बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार तो सिंधिया की वजह से ही है, और लिहाजा इसका जो फल है वो उन तक और उनके समर्थकों तक मिलना ही चाहिए। लेकिन बीजेपी के भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी भी मांग रही है, और इस तरह से हमने देखा है कि गुटबाजी भी चलती आई है। जाहिर तौर पर जब एक बड़ा धड़ा किसी दूसरे पार्टी में जाकर जुड़ेगा तो जाहिर तौर पर वो जो समर्थक, आज भी हमने भारतीय जनता पार्टी के जितने भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जितने नेता शामिल हुए हैं या मंत्री शामिल हुए हैं, उन्हें हम कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कहते। लगातार आप यदि बात सुनती हो तो अखबारों के पन्नों से लेकर हमारे खुद के अपनी जबान तक निकलता है सिंधिया समर्थक मंत्री, कभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मंत्री नहीं कहा जा रहा है। यही अपने आप में एक बड़ा गुटबाजी का, और खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी कह चुके हैं कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं काम करने में, और बहुत सी चीज़ें अनसुनी भी की जाती है। तो गुटबाजी तो रहेगी, और वो तब तक रहेगी जब तक मैच्योरिटी लेवल दोनों दलों में दोनों नेताओं का एक जैसा ना हो।
बिल्कुल। अब कार्य समिति की आज बैठक होने वाली, 3 साल बाद ये बड़ी बैठक है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि नगरीय निकाय चुनावों को भी तैयारियां चल रही है। खैर, बढ़ते अगली बड़ी सुर्खियों के ऊपर कि कोरोना से जिस तरह से जो नुकसान पहुंचा है लोगों को, आम जनता को, उसके लिए सरकार भी कई योजनाएं लेके आई है। 5 ऐसी अहम योजनाएं हैं, लेकिन ना तो उनके नियम अभी तक बने हैं और ना उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो पा रहा है। चैतन्य जी। नहीं, देखिए, सरकारें बहुत सी योजनाएं बनाती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है? उसका एग्जीक्यूशन करता है नौकरशाही। और ये हमेशा से होता आया है कि सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी नौकरशाही पे होती है। लेकिन नौकरशाही किस ढंग से काम करती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है। सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उसको अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ा संकट है सरकार के। दरअसल अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी होती है किसी की सरकार, विशेषकर मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार रही हो, चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो, अफसरशाही का एक डाकस होता है, वो चारों तरफ से उनको घेर के रखता है। और जो वास्तविक योजना है और जिनको लाभ मिलना चाहिए उस योजना का, गरीब तबके को या जिसके लिए वो नियम कानून बनाए गए, उन तक वो चीज नहीं पहुंचती। बीच में बहुत से बिचौलिए दलाल शामिल हो जाते हैं और उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल जाता है जिसके वो हकदार नहीं है। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना है, सिर्फ 38 केस में परिजनों को 19 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस तरह से जो बच्चों वाली स्कीम है वो जरूर ठीक है, उसमें तेजी आई है क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे नहीं हैं, उसमें काफी लोगों को मदद मिल गई। लेकिन अनुकंपा नियुक्ति जैसा मामला है, अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि ये कहा गया था कि जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों में व्यक्ति को तत्काल सरकारी नौकरी दी जाए, तो वो भी अभी हुई नहीं। तो दिक्कत यहाँ होती है कि जिसको अमल में लाना है, इस सेगमेंट को अमल में लाना है को, वो इसके प्रति लापरवाही बरतता है। सरकार के पास क्योंकि बहुत से काम होते हैं और उनकी जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अधिकारियों पे होती है, लेकिन जब कभी उसकी समीक्षा होती तब ये पता लगता है कि ये योजना हमारी तो अमली जामा पहन नहीं पाई, तब सरकार फिर उस पर कसती है लोगों को और फिर धीरे धीरे वो योजना लोगों तक पहुंच पाती। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है नौकरशाही पे अंकुश। और अगर नौकरशाही पे अंकुश होगा और एक टाइम लिमिट दे दी जाएगी कि आपको इस योजना को इतने दिनों तक या इतने महीने के भीतर आम जनता को पहुंचाना है और उसका उसी समय समीक्षा होगी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं जो लाभ के लिए पहुंचाई जाती है, बनाई जाती है सरकार द्वारा, तब वो पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आप नौकरशाही के भरोसे रहोगे, मुझे लगता है कि आप हजारों घोषणाएं कर दें, 2500 योजनाएं भी लागू कर दें, लेकिन वो संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसके लिए सबसे बड़ी चीज वही है कि जो मैंने पहले भी कहा कि अफसरशाही पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस तरह की योजनाओं पे फलीभूत नहीं हो पाए। बिल्कुल। रितु जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकार तमाम योजनाएं बना देती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, जमीनी स्तर तक वो कैसे पहुंचेंगी, लोगों तक उनका लाभ कैसे पहुंचेगा, ये जो पूरी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देती है। जी, जैसा कि सर ने कहा, मुझे लगता है कि वो एकदम सही मुद्दा है। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन वो जिनके लिए बनाई गई है, जिनको उनका लाभ मिल रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो सरकार और आम आदमी के बीच में जो कड़ी है, बेसिकली उसको काम करना होगा। जो मतलब ये होता है कि योजनाएं बनती हैं, लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता है कि मुझे क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उसको ये बताने का जो काम होता है, वो बीच में जो अफसरशाही या हम जिसको एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कहते हैं, जब तक वो नहीं लेकर आएगा धरातल पर सारी व्यवस्थाओं को, सारी योजनाओं को, तब तक आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो हमारे तंत्र में एक खामी है वो ये है कि आम आदमी भी आवाज नहीं उठाता है। ऐसा लगता है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको पता है कि मुझे ये मिलना चाहिए तो आपको भी लड़ना चाहिए। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। जो सुविधाएं देने वाले लोग हैं उनको देना भी चाहिए और जिनको मिलनी चाहिए उनको उसके लिए लड़ना भी चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। सुनील जी, जिस तरह से रितु जी ने कहा कि सरकार तमाम योजनाएं बनाती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होता उन योजनाओं के बारे में, तो ये भी एक बड़ी कमी है सिस्टम की। बड़ा दोहराव है इसमें, जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक तरफ तो आप कहते हो कि कॉज ऑफ डेथ में कोविड नहीं लिखना है, यदि डेथ सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हैं तो कोविड नहीं लिखना। यदि आप डेथ सर्टिफिकेट में रीजन नहीं लिखेंगे तो आप कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान जितनों की मृत्यु हुई हम उनको बहुत सारी चीजें देने वाले हैं, तो कैसे पता चलेगा? आप इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे किस व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई और कौन व्यक्ति वो पात्र है?
दूसरी बात, अभी सरकार ने घोषणा की, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, कि जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है इस कोविड काल में, तो मार्च के बाद जितना उन्होंने खोया हम उनको बहुत सारी सुविधाएं देंगे। कल ही, अभी बीते कल में हाई कोर्ट ने एक पिटीशन पे, दायर पिटीशन पे सर्व किया नोटिस राज्य सरकार और मुख्य सचिव को कि आप इस मार्च क्यों, पहले फर्स्ट फेज में बहुत से लोग अनाथ हुए, बहुत से बच्चे अनाथ हुए, उनके विषय में क्या सरकार सोच रही है। तो आप इस प्रकार से दोहरापन की नीति नहीं अपना सकते ना, कि एक ही वजह से दो अवसरों पे लोगों की मौतें होती हैं, तो आप किसी एक को फायदा देते हैं, दूसरों को नहीं देते। और दरअसल जिस प्रकार से चेतन भट्ट साहब ने कहा, मध्य प्रदेश में नौकरशाही, बेलगाम नौकरशाही जिस हिसाब से चल रही है, बार बार उसकी खबरें भी आती हैं हर जगह, और जिस हिसाब से वो चलाना चाहते हैं पूरे सिस्टम को, उसमें कहीं ना कहीं खामी है, और जानबूझकर किया जा रहा है या अनजाने में किया जा रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन उसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। और जो सरकार की मंशा है, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है, लोगों को सुलभ न्याय देने की, सस्ता न्याय देने की, सब कुछ विकसित करने की, उस पर कहीं ना कहीं साख पे बट्टा तो लग ही रहा है। बिल्कुल, जो सिस्टम में कमियां उनको दूर करने की जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में आज हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की, टीकाकरण महाअभियान को लेकर भी चर्चा की, जिसने अब वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। इसी के साथ तमाम सुर्खियां थी जिन पर चर्चा की, विश्लेषण किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।